इस प्रकार से जो भी आलेख आप खींचोगे उनको हम दंड आलेख बोलते हैं। तो चित्र को देखते ही नजर आ रहा है कि भैया ये तो बिल्कुल बराबर है, यानी कि किराया और शिक्षा पर व्यय बिल्कुल एक समान है। 0 से 30.5 में कोई भी बच्चा इससे कम 30.5 से कम वेट का नहीं है। इसकी चौड़ाई है हमारे पास 8 की, यहां पर चौड़ाई है 8 की, यहां भी चौड़ाई है 8 की, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। भाई मैं आपका मैथ्स मेंटर मैथ्स गुरु आपका अक्षय भैया आपके सामने लेकर के आ चुका हूं क्लास 9th का एक और वन शॉट लेक्चर। और इसके बाद हमारा जो वन शॉट की सीरीज है क्लास 9th की, ये एंड हो जाएगी, क्योंकि हमारे सारे के सारे चैप्टर्स जो क्लास 9th के हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ ही। तो सांख्यिकी चैप्टर जो हमारा आखिरी चैप्टर है जिसको हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, इसके अंदर मुख्य रूप से हम तीन चीजों को पढ़ने वाले हैं। एक तो दिए गए आंकड़ों को चित्र के माध्यम से यानी कि ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करना, जिसमें हम मेनली तीन प्रकार के ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। पहला होता है दंड आरेख के द्वारा, दूसरा होता है आयत चित्रों के द्वारा निरूपण, और तीसरा होता है बहुभुज, यानी कि जो बहुभुज होता है उसकी मदद से चित्रण करना। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो आपको काफी ज्यादा क्रिस्प एंड क्लियर होने वाली है, तो पूरी वीडियो को आप चाहें तो 1.5x की स्पीड में भी चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो को एंड तक देखना। इसके बाद आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए, तो सबसे पहले भाई टॉपिक्स जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर हम मुख्य रूप से तीन चीजों को बात करने वाले हैं। मतलब इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाता है, चैप्टर में और कुछ बचता ही नहीं है। तीन ही चीजें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। पहले जब कोविड के पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ चीजें और भी थी, जैसे कि माध्य निकालना होता है, बहुलक निकालना होता है, माध्यिका ज्ञात करना होता है। वो सारे टॉपिक अब 9th क्लास के सिलेबस से डिलीटेड है, तो अब आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी सारी चीजें हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक है वो है आपका दंड आरेख। ठीक है, बिल्कुल, जी 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 जी, दंड आरेख। दूसरा टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है आयत चित्र। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो यहाँ पर है आयत चित्र। और तीसरा टॉपिक जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बहुभुज। ठीक है, बहुभुज क्या होता है ना? बहुभुज के माध्यम से, यानी कि वैसे तो ये आयत चित्र से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, लेकिन क्वेश्चन इस पर बेस्ड काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भाई भूमिका जो बेसिकली ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है, ये आज के समय पर कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं पूरे इंटायर मैथमेटिक्स की बात करूं तो बच्चों, मतलब बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा आज का समय चल रहा है ना? हम कहते हैं ना कि आज के समय पर वो व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन भी ऐसे जिसका वो अलग अलग तरीके से यूज कर सके, यानी कि इंफॉर्मेशन भी कैटेगराइज्ड है कि भाई इस टाइप की चीजों को पसंद करने वाले लोगों का डेटा, इन चीजों को पसंद करने वाले लोगों को डेटा। जितनी भी हमारी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिनको हम एल्गोरिदम्स बोलते हैं, कि भाई क्या एल्गोरिदम है जिसके थ्रू आपकी कोई वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है, कुछ ज्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी की सारी एल्गोरिदम किस चीजों पर बेस्ड है? डेटा पर बेस्ड है। कौन सा डेटा? जो आप अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप पर ब्राउज करते हो, सर्च करते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं गूगल पर, जहां भी आप सर्च करते हो, स्टोर होती है। ये जो बड़ी बड़ी हमारी सोशल मीडिया कंपनी है, इन सभी डेटा को कलेक्ट करते हैं। वो देखते हैं कि आज के समय पर या आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा किस चीज को देख रहे हैं, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। उसी चीज को हम ट्रेंडिंग बोलते हैं कि भैया आजकल ये ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग का मतलब सिंपल है कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा अपने फोन पर जाकर के ढूंढ रहे हैं, फिर जो चीज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होती है, आप देखते हैं कि अपने आप, चाहे आप उसको सर्च ना भी कर रहे हो, लेकिन वो आपके फोन पर या कई जगहों पर दिखने भी लग जाती है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो काम भी हो रहा है वो सबका सब
डेटा के बेसिस पर हो रहा है, आंकड़ों के बेसिस पर हो रहा है, ठीक है? चाहे किसी भी बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, उनमें भी जो भी काम होते हैं, कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी कितनी डिग्रोथ कर रही है, वो सब कुछ इन्हीं आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, ठीक है? तो वास्तव में अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय पर और वर्तमान में भी जो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स की पावरफुल ब्रांच, सबसे ज्यादा यूजफुल ब्रांच, वो आपकी सांख्यिकी ही है, स्टैटिस्टिक्स। आज के समय पर सांख्यिकी में करियर बनाना बहुत ही कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतर विकल्प है। और इसलिए जितने भी बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, इन जगहों पर स्पेशली सांख्यिकी की पढ़ाई कराई जा रही है। सांख्यिकी जिसको आप एक क्लास 9th का एक सिंपल सा चैप्टर समझ रहे हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर में केवल बहुत छोटी-सी बात, एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन भी क्या बोलूँगा, वो इंट्रोडक्शन का भी इंट्रोडक्शन है, ठीक है? तो वो चीज़ केवल ध्यान रहो। ये टॉपिक बहुत गहराइयों में है। इसके अंदर बहुत कुछ सीखने को, समझने को, जानने को है। तो मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के सोचते हैं, यार मुझे कुछ डिफरेंट करना है, तो सांख्यिकी की पढ़ाई आपके लिए कुछ डिफरेंट और कुछ अलग आपको हट के सोसाइटीज़ में बनाने के लिए तैयार होती है। तो अगर आप चाहें तो इसको आगे पर और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। देखो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं यहाँ पर तो सभी बच्चों को एक जैसी पढ़ाई करनी होती है, ठीक है? सारे बच्चे एक जैसी चीज़ों को पढ़ेंगे। 12वीं के बाद जब हम चुनते हैं, तो वहाँ पर आप सांख्यिकी विषय पर थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं। सांख्यिकी से रिलेटेड क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या कोर्सेज़ हैं, कौन-कौन से कॉलेजेस पढ़ाई कराते हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे भरी हुई है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन और भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली मैं समझाता हूँ कि ये तो मैंने एक सांख्यिकी का आज के समय पर यूज़ केस बताया। लेकिन अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर सांख्यिकी क्या है, तो यहां पर हम सांख्यिकी का मतलब समझेंगे आंकड़ों को प्रदर्शित करना, आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन। आप आंकड़ों को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उसके बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम 3 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। दंड आरेख, आयत चित्र, बहुभुज बहुभुज, ठीक है? इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुभुज आलेख, आरेख इसको बोलते हैं, है ना? तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं दंड आरेख, दंड आलेख, ठीक है? इसका प्रयोग किया जाता है जब हमारे पास भिन्न-भिन्न कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हों और उन भिन्न-भिन्न वस्तुओं के कुछ मान दिए गए हों। भिन्न-भिन्न कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हों, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं। मान लो आपके घर में आपकी पापा की सैलरी आती है, तो मम्मी क्या करती हैं कि पापा के सामने एक लिस्ट रख देती है कि देखिए जी, इस महीने हमें इन-इन चीज़ों की आवश्यकता है। पापा देखते हैं क्या? पापा पढ़ रहे हैं ऐसे। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई के लिए ₹4000 चाहिए। अच्छा, मनोरंजन के लिए ₹5000 चाहिए। मनोरंजन का मतलब क्या है? पापा ने मम्मी से पूछा, मम्मी ने बोला, "अरे! इंटरनेट, टीवी मतलब जो बेसिक डिस्क कनेक्शन लगा है, इंटरनेट लगा है और मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज ये सारी चीज़ें, ये सब मनोरंजन की चीज़ें तो हैं, और क्या है?" ठीक है? उसके अलावा खाने में राशन में 5000 6000 जो भी है कि भैया इस राशन के अंदर दाल आएगी, चावल आएगा, आटा आएगा, ये सारी चीज़ें आएँगी, ठीक है? चिकित्सा घर में अगर कोई बूढ़ी दादी है ना? बाबा जी हैं, तो भई उनकी कुछ दवाइयाँ जो हर महीने आती हैं, तो मेडिकल पर कुछ व्यय है। तो ये क्या है? मेडिकल पर व्यय, शिक्षा पर व्यय, मनोरंजन पर व्यय, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्ट हैं और इन ऑब्जेक्ट के हमें कुछ मान है कि भैया शिक्षा पर 3000 का खर्च है, मनोरंजन पर 2000 का खर्च है, चिकित्सा पर 5000 का खर्च है, राशन पर 7000 का खर्च है। ये इन सभी ऑब्जेक्ट्स के कुछ मान हैं, ठीक है? जब भी इस प्रकार के आंकड़े हो कि कुछ वस्तुएँ दी जाएँ और उन वस्तुओं के कुछ निश्चित मान हमको दे दिए जाएँ और आपसे बोले कि भई इसको आलेख के रूप में व्यक्त करिए, इन आंकड़ों को आलेख के रूप में व्यक्त करिए, तो उसके लिए हम दंड आलेख का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम
दंड आलेख का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला, एक परिवार में जिसकी मासिक आय हमारे पास 20,000 रुपए हमें ज्ञात है, ठीक है? विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई गई, ठीक है? मम्मी ने पूरा, मम्मी तो हाई कमान होती है घर की, है ना? वो पूरा बता देती है, देखिए जी इतना लगेगा, है ना? पापा कहते हैं जी जो जो हुक्म मेरे आका, है ना? तो बेसिकली मम्मी ने फरमान बना दिया कि भाई ऐसा ऐसा चीजें हैं, उन्होंने बता दिया कि भैया ग्रोसरी, ग्रोसरी यानी कि परचून का सामान, वही मैंने बोला राशन वाशन जो भी आता है, ठीक है? उसमें खर्च 1000 में लिख दिया है भाई, है ना? हजारों में ही खर्च होता है, आज के समय पे सैकड़ों में तो कोई खर्च होता नहीं है, सब खर्च 1000 रुपए में है। तो भाई 4000 रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं ग्रोसरी में, ओके? किराया, अच्छा किराया किस चीज का सर? अरे हमें घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है। मान लो अगर हम किसी बाहरी साधन का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, आते हैं, या कोई रिक्शे से जाते हैं, आते हैं, तो उसका भी कुछ खर्च है। तो किराया, भैया 5,000 रुपए किराए में खर्च हो रहा है। बच्चों की शिक्षा पर 5,000 रुपए, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, दुनिया भर की फीस, 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 उस पर 2,000 रुपए, सॉरी 5,000 रुपए खर्च हो रहा है। दवाइयों की बात करेंगे तो 2,000 रुपए खर्च हो रहा है। ईंधन, भैया ईंधन के बिना कैसे चलेगा? अगर घर में मोटरसाइकिल है तो उसका ईंधन, घर में गैस लगी है उसका ईंधन, तो बस तमाम प्रकार के ईंधन हो गए। ईंधन पर 2,000 का है। मनोरंजन पर 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। विविध, विविध का मतलब है मिसलेनियस, अब वो चीजें नहीं पता, है ना? कि भाई अचानक से बच्चों का कुछ स्पेशल खाने का मन कर गया कि मम्मी आज डोमिनोज से पिज्जा मंगा दो, ठीक है? तो बेसिकली उन विविध को देखा जाए तो ऐसे हमारे पास विविध हो गए। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना? और इन सभी मतलब खर्च जो व्यय है वो मासिक खर्च यहाँ पर दिया है, ठीक है? सब हजार में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये 20,000 रुपए को लिखा गया है, तो इन सभी का जो योग है, इन सभी का जो योग है 5 4 9 9 5, 5 4 9 9 5 14, 14 2 16, 16 2 18, 1 19 1 20, इन सब का जो योग आएगा वो 20,000 के बराबर आ जाना चाहिए। तो वो बिल्कुल 20,000 है, क्योंकि पूरे जितने पैसे आ रहे हैं 20,000, उस सभी को कैसे बांटा गया वो यहाँ पर लिखा है। विविध में बहुत सारी चीजें आ जाती है, भैया पॉलिसी ले रखी है कोई सी, है ना? वो पॉलिसी में भी कुछ व्यय हो के रहा है ना? हेल्थ इंश्योरेंस है, उसकी कुछ खर्च हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा दिया गया, ठीक है? अब देखो दंड आरेख क्या होता है? दंड आरेख होता है भाई आयत, है ना? जैसे हमारे रेक्टेंगल्स होते हैं ना, आयत। पिलर्स, दंड का मतलब क्या होता है? पिलर्स, ठीक है? तो भाई बस यहाँ पर पिलर्स बना दिए हैं, और इन पिलर्स की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो किसको निरूपित कर रही है? वो निरूपित कर रही है भैया खर्च को, जो भी खर्च हो रहे हैं उनको निरूपित कर रही है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि हर एक जो हमारे पास ग्रोसरी है, किराया है, हर एक के लिए हम एक अलग-अलग पिलर चुन लेते हैं, ठीक है? और इन पिलर्स के मध्य, इन जितने भी हमारे रेक्टेंगल हैं, इनकी जो चौड़ाई होती है बिल्कुल एक बराबर होती है। चौड़ाई बिल्कुल एक बराबर होती है, लेकिन ऊंचाई अलग-अलग हो सकती है, क्योंकि ऊंचाई बता रही है खर्च। तो जिसकी ऊंचाई ज्यादा वो खर्च ज्यादा, जिसकी ऊंचाई कम वो खर्च कम, ठीक है? तो साथ ही साथ इन सभी पिलर्स के बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल हमेशा बराबर है। इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं है कि भैया कहीं पर हमने दो स्थान खाली छोड़ दिया फिर पिलर बनाया, ऐसा नहीं करना है। हमें हर एक खंभों के बीच में, पिलर्स के बीच में बिल्कुल बराबर 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 स्थान छोड़ना है, बिल्कुल बराबर बराबर स्थान छोड़ना है, ठीक है? इस प्रकार से जो भी आलेख आप खींचोगे उनको हम दंड आलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इनको हम दंड आलेख बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है सबको? चलिए इस बात को फटाफट से एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ मद लिखे हुए थे, उन पर कितना व्यय हुआ वो खर्च लिखा हुआ था, और उन सभी खर्चों को हमने इस आलेख के द्वारा व्यक्त किया। अब आप में से मुझे बताइए कि हम इन चित्रों के माध्यम से ज्यादा आसानी से बता सकते हैं कि खर्च किस चीज पर ज्यादा है, या फिर ये जो डेटा हमारे पास दिया था, जो शब्द लिखे हुए हैं, है ना, उनके माध्यम से बता सकते हैं कि
किस चीज पर कितना खर्च है। निश्चित रूप से यहां पर खर्च ढूंढने के लिए तुम्हें पहले पढ़ना पड़ेगा कि ग्रोसरी में 4,000। आप एक-एक करके सबको पढ़ोगे, उसके बाद आप बताओगे कि भैया कहां पर ज्यादा खर्च हो रहा है। लेकिन वहीं जब आप इस चित्र को देखते हो, तो चित्र को देखते ही नजर आ रहा है कि भैया ये तो बिल्कुल बराबर है, यानी कि किराया और शिक्षा पर व्यय बिल्कुल एक समान है, ठीक है। वहीं पर मनोरंजन और विविध पर भी व्यय बिल्कुल एक समान है, वो सबसे न्यूनतम है। यानी कि आंकड़ों के आलेख को देख करके ज्यादा आसानी से समझाया, बताया जा सकता है और इसलिए हम आंकड़ों को आलेख के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना? वरना क्या जरूरत थी इसको इतनी मेहनत करके बनाने की? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि इनके मुकाबले इनको समझना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा सरल है, मतलब है ना? देखते ही पता चल रहा है कि भैया कौन कम है, कौन ज्यादा है, कौन बराबर है। यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा कि किराया 5,000 और बच्चों की शिक्षा 5,000, पढ़ना पड़ेगा। यहां पर सीधे ऊपर पे नजर गई, नीचे देख लिया कि शिक्षा और किराया। समझ में आई बात? तो यानी कि आंकड़ों को चित्र रूप में व्यक्त करना हमें ज्यादा आसान बनाता है आंकड़ों को समझने के लिए, ठीक है। ओके, तो भैया एक सवाल कर लेते हैं, बस इसका एक ही सवाल पर्याप्त है। आपको बहुत सारे सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, है ना? एक सवाल ऐसा लगाओ जिसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, है ना? मैं यही कहूंगा कि भैया आपको मान लो इस चैप्टर को प्रैक्टिस करना है, पेपर के पहले भी 50 सवाल नहीं लगाने की जरूरत होती है ना? हर जगह की बात नहीं करूंगा, जैसे सांख्यिकी है, तो सांख्यिकी में 50 सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। सांख्यिकी में एक सवाल लगाओ, लेकिन सुंदर सा चित्र बनाओ, हर चीज को प्रॉपर लिखो, हर बात को उसमें समझाओ। अगर एक सवाल किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का तुमने ढंग से लगाया है, वो इनफ है, हमें रिवीजन के लिए इनफ होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहां पर लिखा है कि भाई एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं, ठीक है। परिणाम नीचे दिए गए हैं, ठीक है। और यहां पर राजनीतिक पार्टी ए बी सी डी ई और एफ है, और इनके द्वारा जीती गई सीटें 75 है, 55 है, 33 है, 29 है, 10 है और 37 है, ठीक है भाई। तो ए बी सी डी ई राजनीतिक पार्टियां हैं, जीती गई सीटें ये हैं। प्रश्न है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं? इसका उत्तर तो बिना दंड आलेख के भी बता सकते हो कि भैया सबसे ज्यादा किसने जीती हैं। सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो भैया ये 75 सीटें जिसने जीती है वो सबसे अधिक है, तो इसका आंसर तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, भैया 75 होगा, है ना। लेकिन ऊपर वाले के लिए दंड आलेख बोला है तो बनाना पड़ेगा। चलिए, दंड आलेख बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारे पास एक ग्राफ पेपर का होना, ठीक है। ये ग्राफ पेपर आपको जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको अपने एग्जामिनर से, जो भी क्लास में आपकी ड्यूटी दे रही होंगी, टीचर सर जो भी है, उनसे आप बोल देना कि मैम 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 मेरे ना ग्राफ का क्वेश्चन करना है, तो ग्राफ पेपर दे दो, तो वो आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वास्तविक सही तरीका ग्राफ पेपर पर ही बनाना होता है, ठीक है। चलिए, यहां तक सबको समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, अब मैं इनको क्या करूंगा, यहां पर मैं कुछ जो एक्स अक्ष है ये निरूपित करेगा हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको निरूपित करने के लिए मैं एक्स अक्ष का प्रयोग करूंगा। इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जितनी भाई जीती गई सीटें हैं, इनको व्यक्त करने के लिए, इनको दर्शाने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? अपना वाई अक्ष का प्रयोग करूंगा। तो सबसे पहला काम जो हमने यहां पर किया, तो इसके लिए हमने सुंदर सा एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया, ठीक है। ये हमारे पास में मैंने एक पूरा वाई अक्ष खींचा है, ठीक है। ये वाई अक्ष खींच लिया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद ये मैंने यहां पर एक्स अक्ष भी खींच लिया। दिख रहा है सबको एक्स अक्ष क्या है? नीचे पर येलो से बनाया है ताकि ब्लैक में येलो दिख जाएगा।
और इधर पे y को इस तरह बनाया ताकि यहाँ पर अच्छे से दिख जाएगा। सबको दिख पा रहा है? एक बार चेक कर लूँ। हाँ जी, दिख पा रहा है। ठीक है जी। तो एक काम ये करें, अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा-सा मोटा-ताजा किया जा सकता है क्या? और कुछ कर सकते हैं? नहीं, चलो ठीक है। लाइन की थिकनेस बढ़ाई जा सकती है क्या? ओके, ओके, ओके। चलो जी, ठीक है, जो भी है। दिख तो सबको रहा ही होगा। हुँ। ये हमारे पास में एक्स अक्ष है, ठीक है? और ये हमारे पास में वाई अक्ष है। ये हमारे पास में वाई अक्ष है। ओके। यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने सभी पार्टियों को ए, बी, सी दी। मान लो एक पार्टी मैंने यहाँ पर बोल दिया आपका, ये ए है, फिर ये बी है, फिर ये सी बोल दिया, इसको डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया, है ना? और इसको हमने एफ बोल दिया। ओके। वाई अक्ष पर अगर मैं देखूं 75, 55, 37, 29, 10, 37, तो यहाँ पर हम 10-10 के अंतराल ले लेते हैं, 10-10 के अंतराल ले लेते हैं, यानी कि एक बड़ा खाना बराबर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, है ना? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना, ये हमारे पास माप है। एक बड़ा खाना एक राजनैतिक पार्टी को डिनोट कर रहा है। एक राजनैतिक पार्टी को दर्शाता है। एक राजनीतिक पार्टी को दर्शाता है, ठीक है? और वहीं पर वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर 10 10 सीटें, 10 सीटें इसको दर्शाता है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया। ये हमारे पास देखेंगे अगर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारे पास मान लो आपके पास 10 हो गया, 10, ये हो गया आपके पास में 20, ये हो गया आपके पास में 30, ये हो गया आपके पास में 40, ये हो गया आपके पास में 50, आपके पास में 60, ठीक है? ये हो गया 60, ये हो गया आपके पास 70, ये हो गया आपके पास में 80, ठीक है? अब देखिएगा, ए के द्वारा सी जीती गई सीटें हमारे पास 75 है। 75 बिल्कुल यहाँ पर 70 और 80 के बीच में आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक आयत बना देंगे। यहाँ पर हम आपका एक आयत इस प्रकार से एक बना देंगे। इसका भी कलर हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है? एक आयत बना दी, इसका कलर ब्लैक कर दिया। वहीं पर बी हमारे पास 55 है, तो 50 और 60 के बिल्कुल बीच में आएगा। 50 और 60 के बिल्कुल बीच में आएगा। अब एक खाना यहाँ से छोड़ लें, उसके बाद बनाएँगे। यानी कि यहाँ से 1 सेकंड, ये हमने उठाया, ये उठाया और ऐसे, ये बी को दर्शा दिया, ठीक है? थोड़ा-सा इसको और चौड़ा। अब ठीक है, बी को दर्शा दिया। उसके बाद सी के लिए हमारे पास 37 है, तो 30 और इसके बीच में कहीं पर आएगा, यानी कि सी के लिए हम यहाँ तक ले लेते हैं कुछ हल्का। ये हमारे पास सी को निरूपित कर दिया ऐसे, ठीक है? ये पिलर सब लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। डी के लिए 29 है, 29 मतलब कि बिल्कुल यहाँ पर एंड बोल सकते हैं। ये डी के लिए हमारे पास 29 हो गया, और ई के लिए हमारे पास 10 है। ई के लिए हमारे पास 10 है। ई ने केवल 10 सीटें जीती हैं और एफ ने 37 जीती हैं, तो हमारे पास यहाँ से इससे थोड़ा-सा कम कर देंगे, लगभग यहाँ तक, ठीक है? एफ ने 37, ठीक है? ये देख पा रहे हो बच्चों? ये हमने आपका आलेख बना दिया है, ठीक है? ये हमने आलेख बना दिया है, और हम इन आलेखों को अगर चाहें तो कलर से फिल भी कर सकते हैं, ठीक है? मान लो अगर मैंने इसको इससे फिल कर दिया, यानी कि इसको अगर हम चाहें तो ऐसे
फिल भी कर सकते हैं, है ना। दूसरे को हमने मान लो इससे फिल कर दिया, ठीक है। तीसरे को मान लो हम, मतलब आपको पेपर में फिल करने के लिए मान लो कलर नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बेटर दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ताकि आप बेटर तरीके से चीजों को देख पाए, ठीक है, ताकि आप बेटर तरीके से चीजों को देख पाए, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ। बाकी मेरा कुछ खास उद्देश्य ऐसा करना नहीं था, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से हमने दंड आलेख का निर्माण कर दिया है। ए बी सी डी ई, ये हमारे पास आंकड़े यहाँ पर लिख दिए, इसका निर्माण ऐसा हो गया। क्लियर है जी, समझ में आई बात? बहुत ही बढ़िया, कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम दंड आलेख का निर्माण कर देते हैं, ठीक है जी, पक्की बात, क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये वाले हमारे थोड़े से, इसको हम नीचे ले जाएंगे, हल्का सा नीचे आएगा, और इधर भी हम, चलो अब ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास बस एक क्वेश्चन पर्याप्त है दंड आलेख बनाने के लिए, ठीक है। फटाफट से आप लोग नोट कर सकते हैं, अगले सवाल पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, आयत चित्र, ठीक है। अगला हमारे पास में है आयत चित्र। आयत चित्र बनाते हैं जब आंकड़े सतत वर्ग अंतराल में दिए गए हो। आयत चित्र कब बनाते हैं, जब आंकड़े सतत वर्ग अंतराल में दिए गए हो। जैसे कि देखो, आयत से समझ में आ रहा है कि रेक्टेंगल यहां भी बनेगा, जैसे दंड आलेख में बना है, लेकिन यहां पर देखेंगे आंकड़ों के बीच में कहीं कोई गैप नहीं है। पहला आंकड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर फर्स्ट जो आंकड़े हमारे पास दिए गए हैं वो 30.5 से 35.5 है। दूसरा जहां खत्म हो रहा है, पहला जहां खत्म हो रहा है, दूसरा वहां से शुरू हो रहा है, फिर तीसरा वहां से शुरू हो रहा है जहां से दूसरा खत्म हो रहा है। जब भी इस प्रकार के आंकड़े दिए जाते हैं, इन आंकड़ों को हम सतत वर्ग अंतराल बुलाते हैं। इनको हम क्या बुलाते हैं, इनको हम सतत वर्ग अंतराल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इनको हम सतत वर्ग अंतराल, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल्स बुलाते हैं। क्लियर है ना। और इन सभी सतत वर्ग अंतराल की जो विड्थ होती है, ये उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर होती है। इनकी जो चौड़ाई है, इन सतत अंतरालों की जो चौड़ाई है, ये इनकी उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर होता है, यानी कि उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बस यहां पर इतनी चीजों को ध्यान से समझिए। इसके अलावा लिखा है कि भैया यहाँ पर इतनी भार के अंतर्गत, यानी कि उन छात्रों का भार या उन छात्रों की संख्या जो कि 30.5 से 35.5 के मध्य भार वाले हैं, ऐसे विद्यार्थियों की संख्या मान लो हमारे पास में 9 है। इसके अलावा 35.5 से 40.5 के मध्य वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 6 है। 40.5 से 45.5 भार वर्ग में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर 15 है। तो ये हमारे पास उन विद्यार्थियों की संख्या है जिनका भार इस अंतराल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जब भी आंकड़े ऐसे सतत दिए गए होंगे, यानी कि जहां पर दूसरा खत्म हो रहा है, वहां से अगला शुरू हो रहा है, तो जब हम इनको निरूपित करते हैं, तो इस प्रकार के आंकड़ों को निरूपित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के आंकड़ों को निरूपित करने के लिए हम आयत चित्रों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, आयत चित्रों का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे कि मान लो यही आंकड़े हैं, ठीक है, इन्हीं को मुझे निरूपित करना है ग्राफ पेपर पर। तो सबसे पहले क्या होगा, देखना, सेम काम हम यहां भी करते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष यहां भी हम खींच देते हैं। तो मान लो ये आपने यहां पर इस तरीके से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची है ना। ये आपके पास में वाई अक्ष को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है, ये आपके पास में वाई अक्ष को निरूपित करती है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये वाई अक्ष है, ओके। और नीचे पर एक क्षैतिज रेखा अगर हम खींच देते हैं, ठीक है, नीचे पर अगर हम एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, तो ये हमारे पास एक्स अक्ष को निरूपित करती है। ये आप लोग देख पा रहे हैं, सबको क्लियरली दिख रहा है, चलिए। ये रेखा जो हमारे पास नीचे की तरफ दिख रही है,
ये किसको निरूपित कर रही है? ये हमारे पास एक्स अक्ष को निरूपित कर रही है। ठीक है? ये हमारे पास में एक्स अक्ष को निरूपित कर रही है। ठीक है? ये हमारे पास में किसको निरूपित कर रही है? ये हमारे पास में एक्स अक्ष को निरूपित कर रही है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझेंगे, कि ये जो हमारे पास आंकड़े हैं, इनमें जो सतत अंतराल है, उनको किस प्रकार दिखाया और दर्शाया जाएगा? जैसे कि 30.5 से 35.5 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। इधर पे हम यहाँ पर आंकड़ों को कुछ ऐसे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये हो गया हमारे पास मान लो 30 दशमलव मतलब थोड़ा-सा ठीक से लिख देता हूँ। ये हो गया 30.5 ये हो गया मान लो 35.5 ठीक है? और इसके साथ-साथ 40.5 40.5 उसके बाद 45 तो इस तरह बढ़ते जाते हैं 45.5 50.5 फिर यहाँ से 55.5 फिर यहाँ से 60.5 इधर से 65.5 इधर से 70.5 इधर से 75.5 इधर से 80.5 इधर से 85.5 अब लेकिन इतना हमें आंकड़े तो दिखाने नहीं है। हमें केवल कहाँ तक जाना था 60.5 तक। तो चाहे तो हम इनको यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर निरूपित कर सकते हैं। चलिए, तो मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम 60.5 तक ही रुक सकते हैं। आगे ज़रूरत होती तो आगे तक भी हम खींच सकते थे। चलिए, अच्छा ज़रा दर्शा लेना यहाँ पर कौन-सा पिलर यानी कि ये जो 30.5 यहाँ से 35.5 यहाँ तक, 35.5 से 40.5 यहाँ तक, फिर यहाँ तक 45.5 फिर यहाँ से 50.5 फिर यहाँ से 55.5 फिर यहाँ से 60.5 है। ठीक है? अब इसके बाद ये जितने भी विद्यार्थियों की संख्या है, ये वाई अक्ष पर निरूपित करते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या हम देख सकते हैं कि 9, 6, 15, 3, 1, 2, 36 है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो 5-5 का अंतर लेकर के भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? है ना? तो यहाँ पर मान लो मैंने इसको इस तरह से दर्शा दिया, ये हो गया 5, ये हो गया आपके पास 10, ये हो गया आपके पास में 15, ये हो गया आपके पास में, है ना? ये हो गया आपके पास 5, 10, 15, उसके बाद ये हो गया 20, ये हो गया आपके पास में 25, ये हो गया आपके पास में 30, ये हो गया आपके पास में 35, ठीक है? ये हो गया आपके पास में 35 और ये हो गया आपके पास में 40। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 30.5 से 35.5 के बीच में नोट करिएगा कितने विद्यार्थी हैं? 9 विद्यार्थी हैं। ठीक है? तो इन 9 विद्यार्थियों को हम देखें तो यहाँ तक हमारा आयत बनेगा। आयत बना लेते हैं। ठीक है? यहाँ पर आयत हमारा बनेगा 9। तो बेसिकली ये हमारे पास एक सेकेंड कलर चेंज करेंगे। कलर यहाँ पर ब्लैक ले लेते हैं। तो ये हमारे पास लगभग 9 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है? सब लोग क्लियरली देख पा रहे हैं? बहुत ही बढ़िया। उसके बाद लिखा है 35.5 से 40.5 में 6 है, यानी कि 5 से जस्ट एक बड़ा। अब ये जुड़े हुए होंगे सारे आपस में। ये आपस में सारे आप देखोगे, ये सब आपस में जुड़े हुए बनेंगे। ठीक है? ओके। उसके बाद यहाँ पर 15 आ जाएगा, अगला 15 है, तो 15 यहाँ तक हमारे पास पहुँच गया। ठीक है? 15 हमारे पास यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 कहाँ तक अगर हम देखेंगे तो 5 के बिल्कुल बीचों-बीच यहाँ पर आपके पास में 3 आ गया। फटाफट से इनको मिला देंगे, 1 और 2 36 है। तो 1 हमारे पास बिल्कुल छोटा-सा हो जाएगा और 2 हमारे पास थोड़ा-सा इधर से बड़ा डबल कर देते हैं और 36 की बात करेंगे तो 35 और 1 हमारे पास में 36 तो इस प्रकार से ये हमारे पास में 36 आ जाएगा। बस ये हमारे पास आंकड़े बन गए हैं और इनको अगर हम थोड़ा-सा कलाकारी करें, तो हम इनको थोड़ी-सी कलाकारी भी कर सकते हैं। यानी कि सुंदर लगने लग जाएगा। बाकी ये पेपर में तुम्हें नहीं करना, ये बस मैं यहाँ पर अपना मेरे पास साधन है तो मैंने कर दिया। तो ये जो अब आपको दिख रहा है
ये जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं ये हमारे आयत चित्र बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आंकड़ों को आयत चित्र के माध्यम से दर्शा दिया है, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो यहाँ पर ये हमने इस तरीके से आयत चित्र बनाया है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम कंप्लीट नहीं मानेंगे, रुक जाना, क्योंकि इस वजह से मेरे कुछ बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं, अलग से भी कुछ बच्चों को मैं पढ़ा लेता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि इतना बना के आए बच्चे, उसमें उनके मार्क्स कट गए। और वो मार्क्स क्यों कटे, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। मार्क्स कटे यहां पर कि भाई जितने भी भार वर्ग हैं वो शुरू हो रहे हैं 30.5 से, यानी कि हम देख सकते हैं 0 से लेकर के 30.5 के बीच में यहां पर ये जो हिस्सा आपके पास में है, ये हिस्सा हमारा क्या होगा, 0 होगा। 0 से 30.5 में कोई भी बच्चा इससे कम, 30.5 से कम वेट का नहीं है। तो यहां पर हमें एक काम करने की जो जरूरत होती है कि भाई हमारा आंकड़े शुरू होते हैं 30.5 के बाद से, तो इसके बीच में हम यहां पर 0 से लेकर के इस तरीके से क्रैक बनाते हैं। ये दर्शाता है कि यहां से लेकर के यहां के मध्य में 0 से 3.5 के बीच भार वर्ग का कोई भी बच्चा नहीं है। तो इस तरीके से हम लाइन ब्रेक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे लाइन ब्रेक बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये लाइन ब्रेक बनाना, और इस लाइन ब्रेक को ना बनाने पर बच्चों के नंबर यहां पर 1 नंबर माइनस हो गया कि भैया लाइन ब्रेक बनाना भूल गए। तो लाइन ब्रेक बनाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने आंकड़े बना लिए, लेकिन हमने यहाँ पर पैमाने नहीं लिखे, ठीक है। हमने यहाँ पर सही पैमाना नहीं लिखा। तो पैमाना क्या लिखना होगा, ये जरा ध्यान से समझना। पैमाना देखो क्या है, जो भी हमने यहाँ पर पैमाना लिया है उसको यहाँ पर लिख देना है कि एक बड़ा खाना बराबर 5, है ना। यहाँ पर जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एक बड़ा खाना बराबर, यानी कि एक्स अक्ष पर देखेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स अक्ष किसको निरूपित करता है, एक्स अक्ष भार वर्ग अंतराल को निरूपित कर रहा है। एक्स अक्ष हमारे पास, एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना एक वर्ग अंतराल, एक वर्ग अंतराल को दर्शाता है, एक वर्ग अंतराल को दर्शाता है, ठीक है। एक वर्ग अंतराल को दर्शाता है। वहीं पर y अक्ष में एक बड़ा खाना, ये जो हमारे पास y अक्ष में, y अक्ष में एक बड़ा खाना जो है आपके पास, एक बड़ा खाना जो है वो कितना दर्शा रहा है कि भैया 5, यानी कि एक बड़ा खाना 5 छात्रों को दर्शाता है, यानी कि हमारे पास जो भी दिए गए विद्यार्थियों की संख्या है ना, एक बड़ा खाना 5 विद्यार्थियों, 5 विद्यार्थियों की संख्या को बताता है, 5 विद्यार्थियों की संख्या को बताता है। तो ये पैमाने यहां पर लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पैमाने नहीं लिखोगे तो इसके भी नंबर कट जाते हैं। और अगर आपने इस तरीके से क्रैक नहीं बनाया, क्योंकि 0 से 3.5 वर्ग में कोई भी बच्चा नहीं आता जिसका भार 0 से 3.5 के बीच में है, इसके भी नंबर कट जाते हैं। तो जिन्होंने सिर्फ इतना चित्र बना करके चले आए, एक नंबर यहां कटा, एक नंबर यहां कटा, तो 3 नंबर में या 4 नंबर के पेपर में 2 नंबर सिर्फ इस चीज के कट गए। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तब जाकर के हम बोलेंगे जब ये चीज दर्शाओगे और ये पैमाना दर्शाओगे तो पूरे के पूरे नंबर हमें तब जाकर के मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अब जैसे कि एक और प्रश्न लेते हैं, है ना। यहां पर हम जो भी प्रश्न डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे प्रश्न अगर आपने एक बार खुद से भी लगा लिए ना, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक सही तरीके से तैयार हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को खुद से दोबारा जरूर लगाना है, ठीक है। यहां पर अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है। 1 मिलीमीटर तक अप्रोक्सीमेट, मतलब 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है, ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कुछ वर्ग अंतराल दिए गए हैं। ये वर्ग अंतराल में कुछ ध्यान से देखिएगा, 118 से लेकर के 126
माप के, यानी कि इतनी मिलीमीटर माप के मध्य में आने वाले पत्तियों की संख्या 3 है। 127 से 135 इसके अंतर्गत आने वाले पत्तियों की संख्या 5 है। 136 से 144 के अंतर्गत माप के अंतर्गत आने वाली पत्तियों की संख्या 9 है। लेकिन दुख की बात, यानी दुख की बात कोई भी नहीं है, लेकिन यहां पर जो भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं ये सतत नहीं है। क्यों नहीं है? ये 126 पर खत्म होता है तो ये 127 पर शुरू होता है, यानी कि सतत वर्ग अंतराल नहीं है। यहां पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि वर्ग अंतराल सतत, यानी कि वर्ग अंतराल सतत नहीं है। वर्ग अंतराल आपके सतत नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। और जब वर्ग अंतराल सतत नहीं हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनको सतत बनाते हैं। और कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाया जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा। हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा उच्च सीमा है पहले वर्ग अंतराल की वो 126 है, दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 127 है। तो 127 से और 126 के बीच का अंतर अगर आप देखोगे तो एक का अंतर है, यानी कि हर वर्ग अंतराल में एक का अंतर आया है। यहां पर एक का अंतर, इधर एक का अंतर, इधर भी एक का अंतर, इधर भी एक का अंतर। तो अब हम क्या करेंगे, इस एक के अंतर को, इस एक के अंतर को हम आधा आधा डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक का आधा कितना होता है, 0.5, 0.5। अब हम यहां पर क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो भी निम्न सीमा है उसमें 0.5 घटा दो, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दो। ऐसा करने पर क्या होगा, यानी कि जो लंबाई है हमारे पास कुछ ऐसे बदल जाएगी, है ना। यहां पर अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लंबाई हमारी कुछ परिवर्तित हो जाएगी। कैसे? 118 में 0.5 घटाया तो हो जाएगा 117.5, और 126 में 0.5 जोड़ दिया तो 126.5 हो गया। 127 में 0.5 घटाया तो 126.5 हो गया, और इसमें एक जोड़ दिया तो 135.5 हो गया। कितना हो गया? 135.5। इसी प्रकार सभी में हो जाएगा 135.5, और यहां पर 144.5, यहां पर 144.5, और ये बन जाएगा 153.5। फिर यहां पर 153.5, और ये बन जाएगा आपके पास 162.5। फिर ये बन जाएगा 162.5, और यहां से बन जाएगा 171.5, और ये बन जाएगा 171.5, और यहां से बन जाएगा 180.5। अब आप देख सकते हैं ये जो भी वर्ग अंतराल है अब सतत हो चुके हैं, सतत हो गए पूरी तरीके से। ठीक है, यानी कि अब मैं इसको आयत चित्र के माध्यम से निरूपित कर सकता हूं। तो आयत चित्र बनाने के लिए ये भी देखो सबसे पहले कि जो वर्ग अंतराल दिए हैं वो सतत होना चाहिए। दूसरी चीज, यानी कि पहला पहला पॉइंट, सतत होना चाहिए, है ना, सतत हो। दूसरा, जो चौड़ाई है वो एक समान हो, चौड़ाई एक समान हो, चौड़ाई एक समान हो। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें 126, 118 इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है हमारे पास 8 की, यहां पर चौड़ाई है 8 की, यहां भी चौड़ाई है 8 की, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है वो हमेशा सेम होना चाहिए, वो हमेशा सेम होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भैया इनका जो वर्ग चिन्ह है, बेसिकली ये चौड़ाई को हम वर्ग, मतलब वर्ग चिन्ह तो नहीं बोलते, लेकिन वर्ग चिन्ह इनका मध्यमान होता है, लेकिन चौड़ाई एक समान होनी चाहिए, इसको हम क्लास साइज बोलते हैं। ठीक है, दो चीज हमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है देखना कि भैया वर्ग अंतराल सतत हो, दूसरा चौड़ाई एक समान हो। अगर चौड़ाई एक समान नहीं होगी तो फिर हम कुछ चीजों में परिवर्तन करते हैं। वो क्या चेंजेस करते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पर क्योंकि अब हमने ऐसा करने से हमारी चौड़ाई तो एक समान है ही, सतत भी हो गए आंकड़े, यानी कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। अब हम इसका आलेख बनाएंगे। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचे। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? क्यों? इन तीनों के उत्तर हमें देने हैं। ठीक है,
इन तीनों के उत्तर हमें देने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ का काम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ग्राफ इस चैप्टर के अंदर अगर आप ग्राफ अच्छे से बना लेते हो तो आपके नंबर तो वहीं पर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास y अक्ष, और नीचे तरफ पे ये वाला मैं आपका x अक्ष बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x अक्ष। चलिए ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारे पास x अक्ष। ये हो गया हमारे पास में x अक्ष। ठीक, और ये हो गया हमारे पास में y अक्ष, y अक्ष। ये हो गया इनका मूल बिंदु। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे पहले आंकड़े कैसे हैं, 117.5 से 126.5। तो ये हमारे पास पहला बना 117.5, फिर ये बना हमारे पास, एक एक का अंतराल ले लो, 126.5, फिर हमारे पास फिर हमारे पास बना 135.5। ठीक है, ये बना 135.5। उसके बाद हमारे पास बना 144.5, 144.5। उसके बाद बना 153.5, 153.5। उसके बाद हमारे पास बना 162.5, 162.5। उसके बाद हमारे पास बना 171.5, 171.5। और उसके बाद बना 180.5, 180.5। ठीक है, यहां पर हमारे पास सबके सतत आंकड़े मिल गए हैं, तो इनको हमने दर्शा लिया। अच्छा, इधर देखोगे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 3। तो अगर मैं यहाँ पर इनको दर्शाऊं तो मान लो ये हो गया आपके पास में 2, ये हो गया आपके पास में 4, ये हो गया आपके पास में 6, ये हो गया आपके पास में 8, ये हो गया आपके पास में 10, ये हो गया आपके पास में 12। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 14। तो हमने इनको y अक्ष पर दर्शा लिया, जो पत्तियों की हमारी संख्या है इनको दर्शा लिया। तो अब देखेंगे कि 117.5 से 126.5 लंबाई वाले पत्तियों की संख्या 3 है। तो अब यहाँ पर आवश्यकता है आयत बनाने की। ठीक है, तो 3 का मतलब कितना हुआ, 2 और 4 के ठीक बीच में आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ से ये 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला है 126.5 से 135.5 के बीच में 5 आएगा। तो 4 और 6 के बिल्कुल बीच में जो आएगा वो हमारे पास में 5 हो गया। ये हमने इसको इस तरीके से 5 दर्शा दिया। ठीक है, अगला है 135.5 से 144.5 के बीच में 9 आएगा, यानी कि 8 और 10 के बीच में आता है बिल्कुल 9। तो ये हमारे पास यहाँ से ऐसे 9 आ गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं 144.5, 153.5 में 12 है। तो यहाँ से हमने इसको पूरा का पूरा 12 यहाँ से ऐसे बना दिया। ठीक है, उसके बाद 5 है, 4 है, 2 है, तो यहाँ पर हम बाकी भी बना देते हैं। अगेन 5 है, तो यानी कि ये हमारे पास बिल्कुल 20 से आएगा, और 5 यहाँ तक नीचे तक गया। ठीक है, 5 यहाँ तक गया। उसके बाद 4 है, तो अगला वाला हमारे पास 1 सेकंड ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 4 है, तो 4 हमारे पास ये वाला रहा। ठीक है, 4 हो गया हमारे पास ये, और 4 के बाद अगला हमारे पास 2 है ना? अगला हमारे पास 2 है, तो इसको हमने यहाँ तक 2 ले लिया। चलिए, ये हमने इस प्रकार से आंकड़ों को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है जी? तो ये हमारे पास जो आंकड़े आ गए, इसको हमने दर्शा लिया। थोड़ी-सी कलाकारी हम इसमें करेंगे। कैसे करेंगे कलाकारी? बढ़िया इनको थोड़ा-सा कलर करके, ताकि ये क्लियरली विजिबल आपको हो जाए, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा और क्लियरली सारी की सारी चीज़ें नज़र आ जाएँ। चलिए, ठीक है? तो ये हमने इस तरीके से आंकड़ों को दर्शा दिया। अच्छा, क्या हमारा काम खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। हमारा काम इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमें दिख रहा है कि 117.5 से पहले कम लंबाई वाली एक भी पत्तियों की संख्या मिलीमीटर में नहीं है। तो यहाँ पर आपको फिर से, जैसे मैंने बताया था, कि एक क्रैक बनाना इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये दर्शाता है कि भाई इससे कम में कोई आंकड़े नहीं है। ठीक है, अब ये ग्राफ हमारा कंप्लीट है, लेकिन अभी यहाँ पर पैमाने भी लिखना जरूरी है। तो पैमाने अगर हम लिखेंगे तो देखेंगे, लिख सकते हैं कि एक्स अक्ष पत्तियों की संख्या
x अक्ष पत्तियों की संख्या को दर्शाता है ना, जहां पर एक बड़ा खाना बराबर एक एक बड़ा खाना बराबर एक वर्ग अंतराल, एक वर्ग अंतराल, ठीक है। और दूसरा y अक्ष पत्तियों की लंबाइयों को बताता है, पत्तियों की लंबाई ब्रैकेट में मिलीमीटर में लिख देता हूं, ब्रैकेट में mm में, मिलीमीटर में, ठीक है। जहां पर एक बड़ा खाना बराबर एक बड़ा खाना बराबर हमारे पास 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, है ना, 2 mm, दो mm के बनाया हमने, तो एक बड़ा खाना 2, 2 बड़े खाना 4, 3 बड़े खाना 6, 2 mm को दर्शाता है। ये हमारे पास अब जाकर के पूरा आयत चित्र कंप्लीट होता है। अब हमारे पास इससे प्रश्न पूछे गए हैं कुछ, कि पहला प्रश्न तो हमारा कंप्लीट हो गया कि भाई आयत चित्र खींचे, तो हमने खींच दिया। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है? जी हाँ, एक अन्य उपयुक्त आलेख है ना, है ना, उसको हम बहुभुज आलेख बोलते हैं, वो अभी हम दर्शाएंगे, है ना। हम इसको बहुभुज बहुभुज आलेख द्वारा भी दर्शा सकते हैं। वो बहुभुज आलेख क्या है, अभी जस्ट इसके बाद अगली वही चीज समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें एक दो चीजें और आयत चित्र में पढ़नी है, उसके बाद बहुभुज आलेख समझेंगे। क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि यहां पर 153 यानी कि 145 से 153 इतनी लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 12 है। हम ये नहीं कह सकते कि भैया 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 12, ये निष्कर्ष गलत है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि 145 से 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। सिर्फ 145 के लिए भी नहीं बोल सकते, सिर्फ 153 के लिए भी नहीं बोल सकते, ये कह सकते हैं कि 145 से 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है ना। यानी कि ये कहना गलत होगा कि 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या सबसे ज्यादा है, यह कहना बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है और इसका ये आलेख भी आपके सामने बना हुआ है। सबको क्लियरली दिख रहा है? जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है एवरीवन? बहुत ही बढ़िया, क्लियर, कोई डाउट यहां पर किसी को भी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। यहां पर हमने देखा कि भाई दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, आंकड़ों का सतत होना और आंकड़ों का समान चौड़ाई का होना, है ना। यानी कि वर्ग अंतराल चौड़ाई एक समान हो। किसकी एक समान हो? लिख देता हूं वर्ग अंतराल की, है ना। वर्ग अंतराल की चौड़ाई एक समान हो और सतत कौन होनी चाहिए? वर्ग अंतराल, सतत वर्ग अंतराल। ये वर्ग अंतराल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। वर्ग अंतराल सतत नहीं है तो गड़बड़ है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई एक समान नहीं है तो भी गड़बड़ है। दोनों चीजें हमें ठीक करनी पड़ेगी। यहां पर केवल सतत नहीं थे, तो सतत ठीक करने का तरीका है कि उच्च सीमा और निम्न सीमा, है ना, पहले की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा के बीच का अंतर देखो, जो भी अंतर आता है वो अंतर मान लो एक का है, तो एक को दो भागों में बांट दिया, 0.5 और 0.5। तो पहले निम्न सीमा में 0.5 घटाना है, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ना है। ऐसा सभी अंतराल के साथ करना है, तो ये हमें सतत वर्ग अंतराल में बदल जाते हैं। अगर मान लो हमारे पास अंतर 2 का होता, उच्च सीमा निम्न सीमा का अंतर 2 का होता, तो हम क्या करते? एक बढ़ाते एक घटाते, मतलब कि उच्च सीमा में निम्न सीमा में एक घटाते, उच्च सीमा में एक जोड़ते, तो ये काम वहां पर करना होता। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। इसके बाद अगला हमारे पास जो है, इसको जरा से ध्यान से देखिएगा। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। क्या हमें कुछ आंकड़े प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? कि आयु जो है वो वर्षों में 1 से 2 वर्ष आयु वाले बच्चों की संख्या 5 है, 2 से 3 वर्ष आयु वाले बच्चों की संख्या 3 है, 3 से 5 वर्ष आयु वाले बच्चों की संख्या 6 है, 5 से 7 वर्ष आयु वाले बच्चों की संख्या 12 है, 7 से 10 वर्ष आयु वाले बच्चों की संख्या 9 है,
10 से 15 वर्ष आयु वाले बच्चों की संख्या यहाँ पर 10 है, 15 से 17 वाले हमारे पास 4 हैं। आंकड़े सतत हैं, वर्ग अंतराल सतत है। जी हाँ, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं सतत वर्ग अंतराल है। सतत वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल सतत है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ कहाँ है? अगर हम चौड़ाई देखेंगे, ठीक है, अगर हम चौड़ाई देखेंगे, किसकी चौड़ाई देखेंगे भाई? यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चौड़ाई देखते हैं आपके पास, हम्म हम्म, अगर हम चौड़ाई देखते हैं तो पहले वर्ग अंतराल की चौड़ाई 1 है, दूसरे वर्ग अंतराल की चौड़ाई भी 1 है, तीसरे वर्ग अंतराल की चौड़ाई 2 हो गई, चौथे वर्ग अंतराल की चौड़ाई भी 2 हो गई, पांचवें वर्ग अंतराल की चौड़ाई 3 हो गई, छठे वर्ग अंतराल की चौड़ाई 5 हो गई और अगेन सातवें वर्ग अंतराल की चौड़ाई 2 हो गई। यानी कि यहां पर तो चौड़ाई भिन्न भिन्न है, यानी कि चौड़ाई एक समान नहीं है। इसका मतलब सीधे आयत चित्र नहीं खींचा जा सकता, यानी कि जो भी हम आयत चित्र अगर बनाएंगे तो वो सही नहीं होंगे, क्योंकि चौड़ाई एक समान नहीं है। तो अब जब ऐसी स्थिति बने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक सवाल पेपर में 110% पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहां पर चौड़ाई एक समान नहीं है, तो क्या करेंगे? हम यहां पर चौड़ाइयों को एक समान बनाएंगे। वो कैसे? एक समान चौड़ाई बनाने के लिए हम यहां पर सबसे पहले तो न्यूनतम चौड़ाई ढूंढते हैं, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूनतम चौड़ाई ढूंढते हैं। तो न्यूनतम चौड़ाई हम यहाँ पर इजीली बोल सकते हैं कि भैया एक है हमारे पास न्यूनतम चौड़ाई, तो है ना, एक को बोल सकते हैं। एक एक, दो दो दो, तीन पांच, दो, यानी कि न्यूनतम चौड़ाई हमारे पास कितनी है? न्यूनतम चौड़ाई आपके पास में 2 है। चलो ठीक है। अब देखना, जो ये न्यूनतम चौड़ाई है ना, फॉर्मूला नोट कर लो, मैं यहाँ पर आपको सूत्र भी बता देता हूं, यहाँ पर सूत्र भी लिख देता हूं। सूत्र क्या होता है कि जो भी हमारे पास बारंबारता है, जो भी हमारे पास बारंबारता है, बारंबारता का गुणा करते हैं न्यूनतम चौड़ाई से, न्यूनतम चौड़ाई से गुणा करते हैं और उसको भाग दे देते हैं अंतराल की चौड़ाई से। किसके? वर्ग अंतराल की चौड़ाई से। उसको भाग किससे दे देते हैं? उसको भाग दे देते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल की चौड़ाई से उसको भाग दे देते हैं। यानी कि सूत्र क्या बनाना है? यहां पर सूत्र प्रयोग करना है कि भाई जब हमारे पास, देख सकते हैं देखो मतलब यहां पर क्या है कि चौड़ाई एक समान नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? उस केस में हम वर्ग अंतराल की जो लंबाई है, जो जो फ्रीक्वेंसी है ना, लंबाई जिसको बोलते हैं, उसको परिवर्तित करेंगे। वो परिवर्तित करने के लिए हम जो भी बारंबारता है, यानी कि जो भी हमारे पास वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी है, उसको न्यूनतम चौड़ाई, जैसे कि यहाँ पर हमने न्यूनतम चौड़ाई 1 को लिया है, न्यूनतम 1 ही है ना, और जो भी हमारे पास वर्ग अंतराल की अभी चौड़ाई है प्रेजेंट में, जैसे कि हम देख सकते हैं 5 गुणे 1 बटे में 1, फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी आपके पास 2, यहाँ 2 है तो ये भी आपके पास 2, 3 है तो यहाँ भी 3, 5 है तो यहाँ भी 5, 2 है तो यानी कि यहाँ भी 2। मतलब है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, जो हमारे पास आधार होता है, यानी कि डिनोमिनेटर होता है, वहां पर हम वर्ग अंतराल की जो चौड़ाई है उसको लिखते हैं और इस तरह से बनाते हैं। ये जो हमें देता है, ये हमें देता है नई लंबाई देता है, ये हमें हर वर्ग अंतराल की आयत की लंबाई देता है। और ये जो लंबाई हमको प्राप्त होती है, जैसे कि 5 मिल गई, 3 मिल गई, 3 मिल गई, 6 मिल गई, 6 मिल गई, 2 मिल गई, है ना। दो मतलब यहां पर अगर आप देखोगे, ये हमारे पास 6 2 2 ये जो मिल गए, ये हमारे पास आयत की नई लंबाई है। इस लंबाई के लिए बनाते हैं। तो बेसिकली यहां पर आया समझ में कि जब भी हमारे पास आंकड़े इस प्रकार के दिए हों कि हमारे पास सतत वर्ग अंतराल ना दिया गया हो, सतत वर्ग अंतराल
मतलब सतत वर्ग अंतराल दिया हो लेकिन चौड़ाई एक समान ना हो, तो उस वक्त पर हमको एक नई लंबाई क्या करना होता है, आयत की नई लंबाई बनानी होती है। क्या बनानी होती है, नई लंबाई बनानी होती है। वो नई लंबाई कैसे आ जाती है, जो भी हमारे पास बारंबारता है उसको हम न्यूनतम न्यूनतम चौड़ाई जो भी लेते हैं, न्यूनतम चौड़ाई जो भी लेते हैं, यहाँ पर न्यूनतम चौड़ाई एक दिख रही है तो एक को लेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, जैसे कि यहाँ पर एक है, तो एक से भाग तो ये 5 बना, यहाँ पर 5 गुणे 1 बटे में 1, तो यहाँ भी आपके पास 5 बना, यहाँ पर हमारे पास 6 गुणे में 1 बटे में आपके पास 2, 3 बना, यहाँ पर 12 गुणे में आपके पास 12 गुणे में 1 बटे में आपके पास 2, ठीक है? यहाँ से आपके पास में 6 बना, यहाँ से आपके पास 9 गुणे में आपके पास 1 बटे में 3, तो इधर से आपके पास 3 बना, यहाँ से आपके पास 10 गुणे में 1 बटे में 5, यहाँ से आपके पास 2 बना, नीचे पर 4 गुणे में 1 बटे में 2 आपके पास में 2 बना। तो ये 5, 5, 3, 6, 3, 2 क्या आया? 5, 5 1 सेकंड सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया ना। हाँ, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो 3 गुणे 1 यहाँ से आपके पास भी इधर भी 3 आएगा, ठीक है? तो ये भी हमारे पास 3। अब सही है 5, 3, 3, 6, 3, 2 5, 3, 3, 6 फिर 6, 2 2 बार 6 आ रहा है। 1 सेकंड रुक जाइएगा। अ, 2 बार 6 हमारे पास आ रहा है। 1 सेकंड यहाँ तो गड़बड़ लिखा हुआ है, ये गलत यहाँ पर गलत है, ठीक है? इधर पे मतलब मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर गलत है, हमने जो लिखा है सही लिखा है। हुँ, इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, इधर से 3 आएगा। ये आपके पास में 3 होगा, ठीक है? ये आपके पास में 3 होगा, मतलब हमने यहाँ पे सही लिखा हुआ है, इधर पे 2 हो जाएगा, इधर पे 2 हो जाएगा, ठीक है? तो 5, 3, 3, 6, 3, 2, 2 ठीक है? 5, 3, 3, 6, 3, 2, 2 ये हमारे पास बन गया, ठीक है? आया समझ में, क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सभी आंकड़ों को परिवर्तित कर लेना है, ठीक है? किस रूप में परिवर्तित कर लेना है? नई लंबाई बना लेना है। अब इनको हम अंतराल पर दर्शाएंगे, ठीक है? तो वापस से यहाँ पर हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष मान लिया, तो ये हमारे पास आपका 1 सेकेंड थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ये 1 सेकेंड कलर तो हमने ब्लैक लेना है। चलो, ये हमारे पास एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, ओके। और ये हमारे पास वाई अक्ष हो गया, ठीक है? ये हमारे पास वाई अक्ष हो गया, वाई अक्ष, और ये हमारे पास एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष हो गया। क्लियर है? यस और नो? चलिए, अब यहां पर देख सकते हैं 1 से 2, 2 से 3, तो यहां पर हमारे पास ऐसे रख लेंगे। कहां तक कुल जा रहा है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 10 से 15, 15 से 17, 15 से 17, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। थोड़ा तो हमारे पास आंकड़े में इस तरफ पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक है? थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आधे आधे करके कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि यहाँ पर हम इधर बीच में 1 मान लेते हैं, ठीक है? इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं, इसको 5, इसको 6, फिर इसको 7, फिर इसको 8, फिर इसको 9, फिर इसको 10, फिर यहाँ पर 11, यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर बीच में 13, 14, 15, 16 और 17, ठीक है? कुछ इस तरीके से ले लिया। अब जरा ध्यान से देखना, ऊपर पे लंबाइयां हमारे पास ये है। 1 से 2 की लंबाई कितनी है? 5 है। तो अब 1 से 2 पर हम यहाँ पर जो आयत बनाएंगे उसकी लंबाई पहले तो लंबाई जरा देख लें जो भी आ रही है, 1 6 तक आ रही है, तो यहाँ पर हम 6 तक ले लेते हैं, ठीक है? ये हो गई आपके पास में 1, ये हो गया 2, ये हो गया आपके पास में 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपके पास 5, ये हो गया आपके पास में 6।
तो सबसे पहले 1 से 2 में लंबाई आयत की 5 है, ठीक है? 1 से 2 में लंबाई आयत की 5 है। तो यहाँ पर 5 यानी कि 1 से 2 पे ले रहे हैं, ये कुछ इधर से आएगा। इसको मैं थोड़ा-सा पतला कर देता हूँ। हुँ, थोड़ा-सा ये पतले ही कर देते हैं क्योंकि अदरवाइज़ 5 है यानी कि 1 से 2 पे, ओके? उसके बाद लिखा है 2 से 3 पर 3 है, 2 से 3 पर 3 है, ठीक है? ये भी ओके। फिर हमारे पास 3 से 5 पर 3 है, 3 से 5 पर, अब देखना 3 से 5 पर, 3 से 3 से 5 पर आपके पास में 3 है, ठीक है? 3 से 5 पर 3 है। उसके बाद 5 से 7 पर 6 है, 5 से 7 पर, 5 से 7 पर अगर आप देखोगे, ये हो गया 5 से 7 पर, यहाँ तक गए, यहाँ तक हमारे पास में 6 है, 5 से 7 पर। उसके बाद अगर हम देखेंगे 7 से 10 पर 3 है, 7 से लेकर के 10 तक हमारे पास में 3 है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखेंगे 10 से लेकर के 15 तक में 2 है, 10 से लेकर के 15 तक में हमारे पास 2 है, 10 से लेकर के 15 तक में हमारे पास में 2 है, ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे 15 से 17 तक में आपके पास 2 है, 15 से 17 तक में यहाँ पर 2 है। 15 से 17 तक में 2 है। अब हम हर एक को मतलब थोड़ा-सा शेडेड करना ही पड़ेगा ताकि आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ जाए, ठीक है? हुँ। इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा डिफरेंस नज़र आ जाए, ठीक है? इसको मैं अलग उससे कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। फिर इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है? फिर दूसरे वाले को मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है? चलो और इसके बाद कलर खत्म हो रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते कलर खत्म। अलग कलर से कर दिया और इसको फिर हमने अलग कलर से कर दिया। पिंक से कोई नहीं है ना? चलो पिंक से ये कर दिया। चलो, अब देख पा रहे हो? सारे हमको अलग-अलग कलर में हमने क्लियरली इसको मेंशन किया हुआ है। अब ये सही अंतराल बने हैं, है ना? लेकिन यहाँ पर भी अभी क्या है, अभी हम इसको तब तक कंप्लीट नहीं मानेंगे जब तक कि हम देखेंगे कि 1 से कम का कोई भी वर्ग अंतराल पे कोई भी हमारे पास आंकड़े नहीं है। तो यहाँ पर 1 से कम पर हम इस तरीके से ऐसे क्रैक बनाएँगे। 0 से 1 के बीच में ऐसे हम क्रैक बनाएँगे, ताकि हमें जो भी आंकड़े मिले वो आपके पास कुछ इस तरीके से पता चल जाए, ठीक है? ये हमने इसको अलग-अलग तरीके से इसलिए दर्शाया, आपको पेपर में अलग-अलग कलर से रंगने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बेहतर समझा पाऊँ इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग-अलग कलर से किया है क्योंकि सारे ब्लैक पेन से किए तो बिल्कुल सेम दिख रहे थे, है ना? एग्ज़ाम में तुम करोगे टीचर अपने आप समझ जाएगा, वहाँ पर अलग-अलग पेन यूज़ मत करना। अलग-अलग पेन यूज़ करने पर बोर्ड्स के पेपर में या स्कूल एग्ज़ाम्स में टीचर मार्क्स काट लेते हैं। तो वहाँ पर वो काम नहीं करना, ठीक है? इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। अच्छा, सेम यहाँ पर भी हमने बाकी काम तो कर दिया है, पैमाने लिखना है। अब पैमाने आप कैसे लिखोगे? एज़ अ होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है? पैमाना आप स्वयं लिखें वैसे तो, पैमाना यहाँ पर लिखना होगा। तो पैमाना इसका खुद से लिखना है कि भई क्या पैमाना मानेंगे, ठीक है? एक्स अक्ष पर हम क्या दर्शा रहे हैं? एक्स अक्ष पर हम आयत की मतलब एक तरीके से एक्स अक्ष पर हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं आयु और वाई अक्ष पर हम आयत की लंबाई को दर्शा रहे हैं। वाई अक्ष पर आयत की लंबाई को दर्शा रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा-सा यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना है। चलिए, अब इसके बाद बारंबारता बहुभुज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? भई, ये जो हमारे पास आयत चित्र है, इन आयत चित्रों के जितने भी वर्ग अंतराल हैं, है ना? आयत चित्रों के जो वर्ग अंतराल हैं, इन वर्ग अंतरालों के जो वर्ग चिन्ह हैं, इन वर्ग अंतरालों के जो वर्ग चिन्ह हैं, वर्ग चिन्ह क्या होते हैं?
वर्ग चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो वर्ग चिन्ह हमारे पास होता है उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस करके 2 से भाग दे दो, ये हमारे पास वर्ग चिन्ह होते हैं, है ना। वर्ग चिन्ह क्या होता है? उच्च में से निम्न को घटाया और 2 से भाग दे दिया, तो ये हमारे पास वर्ग चिन्ह होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्ग अंतराल के वर्ग चिन्ह बना लेते हैं, ठीक है। और बस उसके बाद क्या करना है, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग चिन्ह है, और ये जितने भी वर्ग चिन्हों के हमारे पास मध्य मान होते हैं, जैसे कि 30.5 से 35.5 का बीच का पॉइंट ये हुआ, तो ऊपर पे टॉप ले लिया, इस पर टॉप ले लिया, इसका ऊपर का टॉप ले लिया, इसका ऊपर का टॉप ले लिया, यहाँ पे टॉप ले लिया, इसका बिल्कुल बीच का टॉप ले लिया। इन सभी को हम ऐसे लाइन से, एक सीधी रेखा से ऐसे जोड़ते जाते हैं, है ना। और यहां पर आखिरी में एक वर्ग अंतराल ज्यादा लेकर के इधर पे इसको एंड करते हैं। जब शुरुआत करते हैं तो एक वर्ग अंतराल पीछे लेकर के वहां से प्रारंभ करते हैं। तो शुरू एक पहले वर्ग अंतराल ले लो, अंत करने के लिए बाद में वर्ग अंतराल ले लो। तो 0 से शुरू करके और यहाँ पर 0 पे एंड कर देना होता है। इस प्रकार से हमारे पास बारंबारता बहुभुज बन जाता है। इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? बारंबारता बहुभुज बुलाते हैं। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या बुलाते हैं? बारंबारता बहुभुज बुलाते हैं। ये जितने भी हमने बिंदु लिए हैं, ये सारे के सारे इन वर्ग अंतरालों के वर्ग चिन्ह हैं। उच्च सीमा और निम्न सीमा का मध्य का मान, उच्च सीमा और निम्न सीमा के ठीक बीच के मानों को वर्ग चिन्ह, और लंबाइयां आयत की जो हमें ऑलरेडी दी गई है, जो हमने बनाई है, उसको मिला देते हैं। यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहां पर थोड़ा सा ब्राइटनेस मैंने कम करी है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइटिंग की वजह से बहुत पिक्चर कम दिख रही थी। और एक सेकेंड, यहाँ पर आप इसको प्लस कर लीजिए, मैंने गलती से माइनस लिख दिया। उच्च प्लस में निम्न का आधा, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब दोनों को हम जोड़ दें, उसका आधा निकालें, तो वो जो वैल्यू होती है वो वर्ग चिन्ह होती है, ठीक है। वर्ग चिन्ह। तो बारंबारता बहुभुज जब हम निकालते हैं तो ये एक्चुअल में आयत चित्रों को ही निरूपित करने का एक तरीका है ना। यानी कि आयत चित्र में हम इस तरीके से पूरे के पूरे आयत बना रहे हैं, ठीक है। हम इसी चीज को वर्ग चिन्ह की, सॉरी, बारंबारता बहुभुज की मदद से भी दर्शा सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहां से अगर हम बात करें तो सबसे पहले उच्च प्लस का निम्न का आधा है, ठीक है। उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा का आधा। तो यहां पर जितने भी आप देखोगे, जैसे कि 30.5 से 35.5 ये बिंदु है, ठीक है। तो अगर मैं 30.35.5 का आधा करता हूं, जोड़ के आधा करता हूं, तो कितना बन जाएगा? इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि 30.5 है प्लस में 35.5 है, इसको जोड़ के आधा कर दो, ये बन जाएगा 5 + 5 10, 5 एक यहाँ से 6 बन जाएगा, 3 3 आपके पास है ना, 5 5 10, 10 की 0, ठीक है। फिर यहाँ से आपके पास 35 हो गया, ये ठीक है, 6 हो गया, यहाँ से आपके पास में 3 और 3 6 हो गया, 66 हो गया, ठीक है। सही है? हाँ जी, ठीक है। 35 3 5 यहाँ से हो जाएगा, 3 से 65 और 66 हो गया, ठीक है। 66 का आधा कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 33। यानी कि 33 हमारे पास इसका वर्ग चिन्ह बना। किसका वर्ग चिन्ह बना? 33 हमारे पास इसका वर्ग चिन्ह बना है, ठीक है। और ये वर्ग चिन्ह जब यहां से हम यहां से आपका ले लेते हैं, ठीक है, तो कितना निकल करके आ जाता है? इसको हम आधा करते हैं तो ये हमारे पास में वर्ग चिन्ह निकल करके आता है, ठीक है। इसी प्रकार 35.5 में 40.5 का भी वर्ग चिन्ह यहाँ ये वाला निकल करके आएगा। 40.5 से 45.5 का वर्ग चिन्ह निकल के आएगा। अब जो भी हमारे आयत की लंबाई है ना, जो आयत की हाइट है, लंबाई है, इसको हम आपस में मिलाते जाते हैं, ठीक है। आयत की जो भी लंबाई है, इसको हम आपस में मिलाते जाते हैं। तो आयत की हमारी हाइट हो गई, यहाँ पर हाइट हो गई, यहाँ पर हाइट हो गई, यहाँ पर आपकी हाइट हो गई, ठीक है। तो ये जितने भी बिंदु हैं, अब इनको अगर हम यहाँ पर चाहे तो डॉटेड लाइन के थ्रू भी मिला सकते हैं, ठीक है। चाहे तो हम इनको डॉटेड लाइन के थ्रू भी मिला सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई हमारे अंतराल तो शुरू हो रहे हैं 30.5 से 35.5 के बीच में, और अंत हो रहे हैं 55.5 से 60.5 के बीच में। लेकिन ध्यान क्या रखना है
कि हम एक अंतराल आगे का लेकर के चलते हैं, ठीक है? एक अंतराल आगे का लेकर के चलते हैं। ये हिस्सा आगे यानी कि 60.5 से 65.5 और आगे ले लो, ठीक है? 30.5 से 25.5 और पीछे से ले लो, ठीक है? फिर यहाँ पे अंत करना है, यहाँ से शुरुआत करना है। तो अब हम इनको डॉटेड लाइन के थ्रू इस तरीके से मिला करके आपस में जॉइन करते जाते हैं। हाइट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हाइट आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये जो हाइट मैंने दिखाई है, हाइट दिखाने की जरूरत नहीं है, हाइट नहीं मेंशन करते, लेकिन बाकी चीजों को हम यहाँ पर आपस में जोड़ते जाते हैं, ठीक है? हम्म, हाँ, ये जो हाइट आपको है, ये मैंने समझाने के लिए दिखाई थी, ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर मैं पिछले पिक्चर की मदद से समझाऊं, मान लो ये वाला हमारा आयत चित्र है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि 171.5 से 180.5 है, ठीक है? तो हम एक बिंदु यहाँ पर आगे पर ले लेंगे, इधर पे कोई मिडिल का पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पीछे पर एक मिडिल का पॉइंट ले लिया, ठीक है? और जितने भी हमारे पास इनके मध्य बिंदु हैं, है ना, वो मध्य बिंदु यहाँ पे हमने बीच में ले लिए, इसकी हाइट पर बीच में ले लिए, इस हाइट पर बिल्कुल ठीक बीच में ले लिए। ये वास्तव में वर्ग चिन्ह है, ये हमारे क्या है, वर्ग चिन्ह है, ठीक है? जो भी इनका बिल्कुल मिड का पॉइंट है, वो हमारे पॉइंट हमने लिए हैं यहाँ पर, जो भी मिड के पॉइंट है वो पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है? अब इनको हम यहाँ से क्या कर देंगे, इनको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है? उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, 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 ठीक है? उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये हमारा बारंबारता बहुभुज दिख रहा है सभी को? हाँ जी, दिख तो रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आगे से अंत करते हैं, एक पॉइंट पीछे से शुरुआत करते हैं, ठीक है? इसी प्रकार पिछले चित्र में भी हम बारंबारता बहुभुज यहाँ पर इसके लिए भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर इनके लिए भी बारंबारता बहुभुज हम बना सकते हैं। मान लो यहाँ पर बिल्कुल मिडिल का पॉइंट, इधर पे मिडिल का पॉइंट, मतलब पॉइंट अगर ले लें, ये मिडिल का पॉइंट, यहाँ पर बिल्कुल मिडिल में, ये मिडिल में, इधर पे मिडिल पे, ये मिडिल पे, यहाँ पर बिल्कुल बीच में, यहाँ पर बिल्कुल बीच में, और पीछे यहाँ पर बीच से शुरुआत करेंगे, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर से बिल्कुल अंत करेंगे, यानी कि बिल्कुल बीच में का मतलब यहाँ से अंत करेंगे, ठीक है? इनको भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर हम बड़ी डॉटेड कर दें तो यहाँ से और क्लियरली विजिबल हो जाएगा। चलो, तो ये ऐसे गया यहाँ तक, फिर यहाँ से ये आपका ऐसे आया, ठीक है? फिर ये यहाँ से ऐसे डॉटेड गया, इक्वल है तो उधर ही से चला गया, फिर यहाँ से ये डॉटेड गया, फिर यहाँ से आपका ये डॉटेड गया, फिर यहाँ से आपका ये डॉटेड गया, ठीक है? फिर यहाँ से आपका ये डॉटेड गया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से आपका ये डॉटेड गया, ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर है? डन। तो ये हमारे पास आयत चित्र के बारंबारता बहुभुज यहाँ से हमारे निकल करके आ जाते हैं, ठीक है? हम डायरेक्ट भी आयत चित्र बनाए बिना भी बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं, है ना? डायरेक्ट, यानी कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें पहले आयत चित्र बनाना है, उसके बाद बारंबारता बहुभुज बनाना है। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है? हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है? तो नोट करिएगा, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, गेंदों की संख्या लिखी है, टीम ए और टीम बी, इस तरह से गेंदों की संख्या यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है? देखो, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखना, गेंदों की संख्या अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिया गया है, 1 से लेकर के 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, 25 से 30, 31 से 36, 37 से 42, 43 से 48, 49 से 54, 55 से 60। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर जो भी आंकड़े दिए गए हैं, ये सतत नहीं है। तो सतत आंकड़ों में यहाँ पर देखोगे 6 और 6 और 7 के बीच में कुल 1 का अंतर है, ठीक है? तो हम इसको सतत बना सकते हैं, है ना? इन आंकड़ों को हम सतत बना सकते हैं, कैसे? कि भाई हम यहाँ पर इंटरवल्स कुछ ऐसे ले लेंगे कि भैया 0.5 से आपका 6.5 तक, उसके बाद
6.5 से आपके पास 12.5 तक, उसके बाद 12.5 से आपका 18.5 तक, है ना? और उसके बाद 18.5 से आपका 24.5 तक, ठीक है? 24.5 से आपका थोड़ा ये हो जाएगा आपके पास 30.5 तक, फिर यहाँ से 30.5 से आपके पास 36.5 तक, फिर यहाँ पर 36.5 से आपके पास 42.5 तक, और यहाँ पर 42.5 से आपके पास 48.5 तक, और यहाँ पर 48.5 से हमारे पास कितना हो जाएगा 48.5 से 54.5 तक, ठीक है? तो ऐसे देखेंगे, अब 54 के बाद हमारे पास यहाँ से कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है, लगभग लगभग हमारे पास एक सेकेंड, 48 के बाद 43, यहाँ पर साइज का भी डिफरेंस है ना, 33 से 43 से 48 के बीच में 5 का है। ओके, यहाँ पर गड़बड़ लिखा है ना, सही तो है, 48.5 है ये भी, ठीक है? दिस इज 48.5, ठीक है? और दिस इज 48.5 से 54.5, 54.5 से यहाँ पर आपके पास 60.5, हाँ जी। तो लगभग लगभग यहाँ से अगर हम देखेंगे, पहले 5-5 का अंतर था, अब ये हमारे पास 6-6 का अंतर हो चुका है, ठीक है? पहले 5-5 का था, यहाँ पर 6-6 का अंतर हो चुका है। तो हम एक आगे तक लेते हैं, तो यहाँ पर हम 0.5 है, तो 0.5 से हम अगर पीछे चले जाए, तो हम कितना ले लेंगे, है ना? -6 कर दें, अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 6.5 से और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है ना? 0.5 के बीच में डिफरेंस है, 0 और 6 का डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ पर आपके पास 6 का डिफरेंस है, तो यानी कि हम 0.5 से जब हम आपका 6.0 माइनस करेंगे, यानी कि 6.0 से हमने माइनस किया 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा 5, और ये आपके पास हो जाएगा, तो माइनस में 5.5, तो माइनस में 5.5 से शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर, ये हमारे पास पूरा बना हुआ है, एक ही ग्राफ पेपर पर आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है? एक ही ग्राफ पेपर पर सारी चीजें बनानी है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक्स अक्ष हमने खींच दिया, ठीक है? और ये हमारे पास यहाँ से हमने वाई अक्ष खींच दिया, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पर एक्स अक्ष है, ठीक है ना? ये हमारे पास यहाँ पर एक्स अक्ष है, और उसके बाद ये हमारे पास वाई अक्ष है, एक्स अक्ष और ये हमारे पास रहा वाई अक्ष, ठीक है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? यहाँ पर 0.5 से 6.5 है, तो हम, जैसे मैंने बोला कि हमें थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी यहाँ पर, जब भी हम पॉलीगन बनाएंगे, तो 0.5, यानी कि वैसे तो अंतराल हमारे पास जो भी है वो इनकी मिड वैल्यू लेनी है, ठीक है? इनके मध्य मान लेने हैं, तो माइनस में 5.5 का भी अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास 2 दूनी 4, और यहाँ से आपके पास पॉइंट माइनस में 2.7 आएगा, निगेटिव में 2.7, तो लगभग लगभग हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये कुछ पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, माइनस में 2.7 यहाँ पर कहीं पर हम ले लेंगे, ठीक है? माइनस में 2.7 हम यहाँ पर कहीं पर ले लेंगे, ठीक है? अब जितने भी अंतराल हैं, इन सभी अंतरालों के हम यहाँ पर मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है? मिडिल पॉइंट को इनको लिख लेते हैं, जैसे कि 0.5 और 6.5 का मिडिल पॉइंट कितना बनेगा? यहाँ से अगर आप देखोगे दोनों को जोड़ने पर हमको 7 आता है, तो 7 का मिडिल पॉइंट हमारे पास बनेगा यहाँ से 3.5 के बराबर। कितना बनेगा? 3.5 के बराबर, ठीक है? 6.5 से 12.5 का मिडिल पॉइंट कितना बनेगा? 12, 6, 18, 19, 19 का आधा कितना हो जाएगा? 19 का आधा हमारे पास
9.5 बन जाएगा, ठीक है। 19 का आधा हमारे पास 9.5 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम जो डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, कितने का डिफरेंस है, यहाँ से लगभग लगभग हमारे पास 6 का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 15, तो 15.5, 15 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21.5, ठीक है। यहां से 21 में 6 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 27.5, ठीक है। 27 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 33.5, यहां से जोड़ेंगे इसमें 33 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 39.5, ठीक है। उसके बाद 39 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास बन जाएगा 45.5, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपके पास 51.5, यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो आपके पास बन जाएगा 54 यानी कि 51 में 6 अगर हम जोड़ते हैं तो 51 में 6 हमारे पास जो बन जाएगा 57.5, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत, कोई भी एक चेक भी कर लेना। 5 प्लस 5 यहाँ से 10 हो जाएगा और 4 एक यहाँ से 5 हो जाएगा और 6 प्लस 5 11 एक 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 1 सेकेंड, 54 1 सेकेंड, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया, 54.5 है और यहाँ पर 60.5 है। 5 प्लस 5 10, 4 एक 5 और 6 प्लस 5 11, ठीक है। 115 का आधा, तो यहाँ से आधा कर दोगे तो 2 पंजे आपके पास 10 हो जाएगा और 2 सत्ते 14, 57.5, ठीक है, सही है। तो ये हमारे पास इनकी मिडिल वैल्यू है। 57.5 में भी 6 अगर हम जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा जो कि हमारे पास एक एडिशनल हम आगे पर काउंट करके चलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 63.5, ये वाला हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और इधर पर हम बात करें 3.5 में अगर हम 6 माइनस कर देते हैं यानी कि -6.0 और प्लस में 3.5, 10 में से 5 गए 5 आया, ठीक है। और इसका मिडिल ले लो और 6 में से 4 चले गए आपके पास 2 आया 2.5, तो यहां से हम 2.5 माइनस में 2.5, सही है। ठीक है, चलिए, ओके, डन, क्लियर। तो बस अब हम यहाँ पर इसको प्लॉट कर लेते हैं सारी वैल्यूज को, तो ये नंबर्स हम रिप्रेजेंट करेंगे 3.5, 9.5, 15.5, इनको हम यहाँ पर ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास मान लो 3.5 है, उसके बाद ये वैल्यूज हमारे पास 9.5 है, ठीक है। 9.5 के बाद 15.5 है, 15.5, 15.5 के बाद आपके पास 21.5 है, 21.5 है, उसके बाद 27.5 है, उसके बाद 33.5 है, ठीक है। उसके बाद 39.5 है, ठीक है। और उसके बाद 45.5 है, ठीक है। उसके बाद 51.5 है, 51 51.5 है और 51.5 के बाद 57.5 है, 57.5 है, ठीक है। और इसके बाद हमने 63.5 तक ले लिया एक एडिशनल बढ़ करके, ठीक है। ये सारे पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। चलिए यहां से शुरुआत करेंगे, टू हमारे पास ये आपके पास मान लो ठीक है, ठीक है, 2.5, ये हमने थोड़ा सा कुछ गलत लिखा है ना, 6 में से 10 में से 5 गए 5 आया, 2.5 ये ठीक है, सही है, 2.5 है। माइनस में
कुछ चीज ऐसी है क्या जो हमने कहीं कुछ गलत मेंशन करी हो? एक बार चेक कर लो सारी चीजें। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां से हम अब इनको हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी है। टीम ए की हाइट हमारे पास 2 1 8, तो अगर हम 10 तक भी लिख देंगे तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं जाएगा, 2 2 का करके लिख लेते हैं। 2, फिर यहाँ से 4, फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से 10 और यहाँ से 12। ठीक है, उसके बाद ठीक, मुझे कुछ गड़बड़ तो लग नहीं रहा है, लेकिन एक ही चीज है जो थोड़ी सी डाउट का केस डाल रही है। हाँ, हम 3.5 है और 6 का डिफरेंस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, 0.5। माइनस में 6.0 और प्लस में आपके पास 3.5 है। ठीक है, चलो, तो यहां से पॉइंट ए बी सी डी ई ये हमारे पास दो है, तो सबसे पहले टीम ए को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। टीम ए का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर लेते हैं। काफी ज्यादा लाइट दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए सही दिख रहा है। टीम ए का रिप्रेजेंटेशन अगर हम करें तो टीम ए का रिप्रेजेंटेशन हमारा 2 है, तो 3.5 हमने 2 ले लिया। उसके बाद टीम बी का रिप्रेजेंटेशन 5 है, तो इसको मैं लाल कलर से दिखाऊंगा। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन आपके पास 5 है, तो 4 और 6 के बीच में 5 ये हमने लाल वाला ले लिया। फिर मतलब एक काम करते हैं, पहले टीम ए को सारे लिख लेते हैं। ठीक है, टीम ए के सारे लिख लेते हैं। 2 1 8 9। ठीक है, 2 के बाद फिर हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9 है, तो 2 1 1 8 9, 2 1 8 9, 4 5 6 10। ठीक है, फिर आपके पास यहां से हो जाएगा 4, यहां से हो जाएगा आपके पास 4, फिर उसके बाद यहाँ से है 5 6 10, 5 5 हमारे पास इनके बीच में आ जाएगा। उसके बाद 6, तो यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ गया, और 6 10, फिर आपके पास 10 यहाँ पर ऊपर पे आ गया। 10 के बाद हमारे पास 6 और 2 भी है, फिर 6 हमारे पास यहाँ पर आ गया, फिर 2 हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। इनको अगर हम ज्वाइन करें, तो यहाँ से ये पॉइंट ऐसे गया, फिर ये पॉइंट ऐसे आया। एक सेकंड रुक जाना। फिर ये पॉइंट ऐसे गया, फिर उसके बाद ये पॉइंट आपके पास ऐसे गया, फिर ये पॉइंट उठ के ऐसे आया, फिर ये पॉइंट उठ करके ऐसे आया, फिर ये एक पॉइंट उठ करके ऐसे आया, फिर एक पॉइंट उठ करके ऐसे गया, फिर एक पॉइंट उठ करके ऐसे गया, फिर ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आया, फिर ये पॉइंट उठ करके हमारे पास ऐसे गया, और उसके बाद ये पॉइंट हमारे पास ये आया। ठीक है, ये हमारे पास ए का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम बी के लिए देख लेते हैं। बी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 6 2 10, है ना। रिप्रेजेंट करेंगे 5, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हो गया 6,
उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हो गया 2, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हो गया आपका 10, ठीक है? 10 यहाँ पर भी 5, 6, 2, 10, 1 सेकंड ना 9 था ना? 1 सेकंड यहाँ पर 9 है, 2, 1, 8, 9। रुक जाना, ये वाला रिप्रेजेंटेशन 10 यहाँ पर है, 10 हमारा यहाँ पर है, ठीक है? ठीक है जी। उसके बाद 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, फिर यहाँ से आपके पास अगला नंबर आ जाएगा 5, तो ये हमारे पास बीच में आया, यहाँ पर 5, ठीक है? फिर उसके बाद 6, 3, 4, 8, है ना? फिर आ गया आपके पास 6, फिर आपके पास यहाँ पर 3, फिर यहाँ से आपके पास में 4, उसके बाद यहाँ पर आपके पास में 5, 6, 2, 10, देख लेना। 5, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 10, 4 तो ये दिखा दिया हमने। 5, 6, 2, 10, फिर 5, 6, 3, 4, ठीक है? फिर उसके बाद 5, 6, फिर 3, उसके बाद 4, ठीक है? 5, 6, 3, 4, ओके। उसके बाद 8 और 10 भी है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास 8 ये हो गया, 8, उसके बाद हमारे पास 10 हो गया, 10 ये पॉइंट हो गया, और फिर नीचे ड्रॉप होगा। इसको भी हम रेड उससे ड्रॉप मैच कर देंगे, तो ये कुछ ऐसे गया, फिर यहाँ से कुछ ऐसे, फिर यहाँ से कुछ ये आया, फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से गया, फिर यहाँ से कुछ ये आया, ठीक है? फिर यहाँ से ऐसे गया, 1 सेकंड, यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये आपका यहाँ से गया, फिर यहाँ से ये आपके पास ऐसे आया, फिर यहाँ से आपके पास ये आया, फिर ये आपके पास चलो, ठीक है? ये आ गया। तो ये कुछ पॉइंट्स बने, ठीक है? ये हमने इनको यहाँ पर जॉइन किया, ये पॉइंट्स है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास ए और बी दोनों का, ठीक है? ए और बी दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? ए और बी दोनों का रिप्रेजेंटेशन है। इस तरीके से हमने ए और बी दोनों ही डेटा को यहाँ पर आपका रिप्रेजेंट कर लिया है, और यही चीज हमें दर्शाना था कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आलेख का निरूपित कीजिए और पहले वर्ग अंतरालों को सतत बनाइए। तो पहले वर्ग अंतरालों को हमने सतत बना लिया, और सतत बनाने के बाद इनका आलेख हमने यहाँ पर खींचा है। तो जो हमारे पास लाल वाले बिंदु है वो टीम बी के स्कोर को रिप्रेजेंट करता है कि टीम बी ने 60 गेंदों पर जो रन बनाए हैं उसको निरूपित कर रहा है, और काला वाला हमारा टीम ए के द्वारा जो रन बनाए उनको निरूपित कर रहा है। तो दोनों को रिप्रेजेंट करने का ये हमारे पास तरीका हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास बारंबारता बहुभुज बन जाता है। जो भी मध्य की वैल्यू है हमारे वर्ग अंतरालों की, उन पर हम जो भी लंबाई है आयत की वो लेकर के उन सभी बिंदुओं को हम डॉटेड लाइन से या स्ट्रेट लाइन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे स्ट्रेट लाइन भी यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है वो, ठीक है? आपको डिफरेंट दिखे इसलिए मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट होता है इस तरीके से, और इस तरीके से आपका क्लास 9th का ये जो पोर्शन है ना, थोड़ा सा चेहरे पर लाइट कम आ रहा हो क्योंकि ब्राइटनेस वहां पे कम किया था मैंने। तो जो क्लास 9th का पोर्शन है ये हमारा कंप्लीट होता है, आपका पूरा वन शॉट। और बाकी अब 10th क्लास में आप पढ़ोगे तो सारे चैनल्स पर आपको यहाँ पर कंटेंट मिलता रहेगा, तो इस चैनल को से जुड़े रहिएगा ताकि आपको आने वाले टाइम पर भी सारी क्लासेस टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।